सोलहवीं किस्त। अर्शादी बाबा, अर्शादी बाबा। वो दोनों घबराए हुए से दुकान में दाखिल हुए थे। दिन की रोशनी के बावजूद दुकान में हसबे दस्तूर नीम अंधेरा था। दोनों को चंद लम्हे तो वहाँ कुछ नजर ही नहीं आया। फिर संदिल की नज़र अर्शादी बाबा पर पड़ी थी, जो लकड़ी के एक बेंच पर लेटा थोड़ा सा हुआ सो रहा था। संदिल ने उसके पास जाकर उसको झंझोड़ा था। उठिए अर्शादी बाबा। और कच्ची पक्की नींद में गुम अर्शादी बाबा उठ गया और हैरत से पटर पटर दोनों को देखने लगा था। संदल, तुम यहाँ? क्या बात है संदल? हमारी मदद करें अर्शादी बाबा। संदल ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा था। अर्शादी ने अब के आंखें पूरी तरह से खोल दी थीं और फिर संदल को गौर से देखा, जो दुल्हन बनी हुई थी, और उसके साथ खड़े मीरजाद को। ये सब क्या है? आज मेरे घर पर मेरी शादी थी। और तुम यहाँ हो? वह हैरान हुआ था और फिर अगली बात का कयास उससे खुद ही से ही लगा लिया था। तुम तुम घर से भाग रही हो संदल? जवाबन संदल ने इस बात में सर हिला दिया था। ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो वो फखर से बता सकती। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी देखी जा सकती थी। अर्शादी फौरन से उठा और फिर जल्दी से उससे दुकान का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया था। तुम्हें यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? वो जैसे संदल और मीरजाद से भी ज़्यादा घबरा गया था। नहीं, किसी ने नहीं देखा। संदल की बजाय मीरजाद ने जवाब दिया था। अब बताओ कि क्या हुआ है सब? अर्शादी ने स्टूल पर बैठते हुए पूछा। संदिल और मीरजाद ने मुख्तसर लफ्ज़ों में उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनते हुए वो गहरा सांस भरने के बाद भी खामोशी रहा। कुछ बोलिए अर्शादी बाबा। तुम दोनों ने गलत हरकत की है। जान बेशक तुम्हारे साथ है, लेकिन हवेली की बदनामी होने को वो बचा नहीं सकती है। जानती हूँ। तुम्हें ये काम करना ही नहीं चाहिए था, खासकर अपनी शादी वाले दिन तो हरगिज़ नहीं। बस सामी और रुहबानी की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तुम लड़की हो, तुम्हारे लिए ये बात समझना मुश्किल है, लेकिन जिस मर्द के घर में ये काम हो, उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। हम जानते हैं कि हमने गलती की है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमारी मदद करें। मीरजाद ने भी मिन्नत भरे अंदाज से कहा था। क्या मदद चाहिए तुम्हें? हमें रात होने तक यहाँ रुकना है, ताकि दिन की रोशनी में हमें कोई देख ना ले। रात होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। रात के अंधेरे में कहाँ जाओगे तुम? रास्ता खतरनाक है। तुम्हें अब रात भर यहीं रुकना है। सुबह फजर के बाद निकल जाना, ताकि दिन की रोशनी में तुम्हें रास्ते वाज़िया नज़र आने लगे। ऐसा करो, दोनों अंदर चले जाओ। अंदर छोटा सा स्टोर है, गंदा भी है, लेकिन तुम्हें उसी में गुजारा करना होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। दुकान को बाहर से लॉक कर दूंगा। ये तरद्दुद मत करें। संदिल ने उन्हें बाहर जाने से रोका था। तुम्हारी शक्लों पे लिखा हुआ है कि तुम्हें भूख लगी है। अर्शादी ने कहा और फिर दुकान से बाहर चला गया। वो दोनों नीम अंधेरी दुकान में एक दूसरे को देखने लगे, घबराए हुए और आने वाले वक्त से डरे हुए। मीर, दरवाज़ा खोलो। सोया मीरजाद के कमरे के बाहर खड़ी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, और ये कोई उसकी तीसरी दस्तक थी। दरवाज़ा खुलने में आ रहा था और ना ही मीरजाद को जवाब दे रहा था। मीर, देर हो रही है, दरवाज़ा खोलो। या सो गए हो? इतनी देर क्यों लगा रहे हो? सोया जिद हो रही थी। क्या हुआ है जोया? सोहेब वहाँ आया था। मीर, दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। नहा रहा होगा। नहीं, नहा तो वो पहले ही चुका था। अब तक तो उसे तैयार हो जाना चाहिए था। सब मेहमान आ चुके हैं। जल्दी से निकाह हो जाए तो फिर खाना भी ओपन करना है। मुझे तो डर है कि कहीं बारिश ना हो जाए। हम कहाँ मेहमानों को अंदर संभालते फिरेंगे? तेज हवा चल रही है बाहर। ऐसा नहीं होगा। हो भी गया तो मेहमानों को कर लेंगे अंदर एडजस्ट। तुम मीरजाद को रेडी होने को कहो। दरवाज़ा तो खोले। कहीं लेटे लेटे सो ना गया हो। तुम ऐसा करो कि दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोल लो। जी, ऐसा ही करना पड़ेगा। सोहेब मशवरा देकर वहाँ से चला गया था। सोया अपने कमरे से दरवाजे की दूसरी चाबी ले आई थी। तब तक सोया को अंदाज़ा ही नहीं था कि मीरजाद कमरे में नहीं होगा। वो खिड़की के रास्ते जा चुका होगा। ये बात तो उसे गुमान में ही नहीं थी। भला मीरजाद ने वहाँ से कहाँ जाना था? लेकिन कमरा खुलने पर वो थक सी रह गई थी। कमरा खाली था। वहाँ मीर का कोई साया तक मौजूद नहीं था। सोया हारी नज़रों से कमरे को देख रही थी। बंद दरवाज़ा, मीर की गैर मौजूदगी पर वो इस कदर हैरान हुई थी कि उससे कुछ बोला ही नहीं गया था। वार्डरोब खुली हुई थी। अंदर से मीर के कपड़े गायब थे, जो सोया को वाज़ेह इशारा दे रहे थे कि मीर साथ वहाँ से जा चुका है। फिर तवक्का के ऐन मुताबिक बेड के साइड टेबल पर उसे खत पड़ा हुआ नजर आया था, जिसे पढ़े बगैर ही उसे अंदाज़ा था कि अंदर क्या लिखा होगा। प्यारी आपी, गुस्सा मत कीजिएगा, बल्कि मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा। एक लड़के के जज्बात को एक नौउम्र लड़का
जिसका हर दिन पिछले दिन से मुख्तलिफ होता है, जिसके सुबह के फैज से रात होने तक बदल जाते हैं। मैंने खुद को बहुत समझाया, बहुत रोका, लेकिन मैं खुद को संदिल से मोहब्बत करने से पास नहीं रख सका। शायद इसलिए कि संदिल मेरी पहली मोहब्बत है। मुझे ये मंजूर नहीं कि मैं सारी ज़िंदगी अपनी पहली मोहब्बत का गम मनाऊं, सिर्फ इसलिए कि वो नाजायज़ खून है। मैंने बहुत सोचने के बाद फैसला किया है और मैं संदिल को अपनाने जा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या सूरत हाल होगी, संदिल मुझे माफ़ करती है या नहीं, लेकिन फ़िलहाल मुझे जाना है। मुझ पर गुस्सा होने की बजाय बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जानता हूँ कि मैं तानिया के साथ ज़्यादती कर रहा हूँ, लेकिन ये तानिया के साथ उससे भी बड़ी नाइंसाफ़ी थी कि मेरे दिल में कोई और हो और कमरे में कोई और। मैं रहूं तो उसके साथ, लेकिन सोचूं किसी और को। इसलिए जो ज़्यादती उसके साथ अब कर रहा हूँ ये मामूली है। मैं वापस आकर आपसे, तानिया से और जोहेब भाई से हाथ छोड़कर माफ़ी मांग लूँगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मीरज़ाद। हद बढ़कर सोया के चेहरे पर इतनी सख्ती आ गई थी जैसे उसका चेहरा लोहे से ढाला गया हो। हद को उससे तोड़ मरोड़ दिया था और तसव्वुर में वो ऐसे सोचने लगी थी जैसे संदिल की गर्दन मरोड़ रही हो। चांद अम्मी, संदिल के पास कौन है? ताबीर ने चांद अम्मी से पूछा था, जो सुतून के साथ लगकर खड़ी अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश कर रही थी। कोई नहीं है उसके पास, वो अकेली है अपने कमरे में। अकेला मत छोड़े उसे, वो बहुत उदास हो रही थी। रोने ना लग जाए, रोएगी तो मेकअप खराब हो जाएगा। वो, मुझे नीचे भी हज़ारों काम हैं, मैं जाती हूँ फिर। ताबीर कहकर वहाँ से जाने लगी थी जब बस्सामी ने उसे रोका था। ताबीर, जी बस्सामी बाबा, वो रुकी थी। संदिल को कहो कि पर्दा कर ले। निकाह के लिए मौलवी साहब और गवाह ऊपर जाएंगे। जी बेहतर। ताबीर संदिल के कमरे की तरफ चली गई थी। चांद के सांस जैसे कहीं गुम हो गए थे। बड़े कमरे में जाते हुए बस्सामी की नज़र चांद पर पड़ी थी। क्या बात है चांद, तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। समझ सकता हूँ, संदिल का यहाँ से रुखसत होना तुम्हें उदास कर रहा है। हाँ, ऐसी ही बात है। फिक्र मत करो, जहाँ संदिल जा रही है वहाँ वो बहुत खुश रहेगी। बस्सामी की बात पर चांद फीके से मुस्कुराई थी। मैं निकाह के लिए मौलवी साहब को कमरे में लेकर जाता हूँ, तुम इतनी देर कमरे में मत जाना। बस्सामी कहकर वहां से जाने को हुआ था जब ताबीर तकरीबन भागती भागती वहां आई थी। चांद अम्मी, चांद अम्मी, संदिल कमरे में नहीं है। घबराई हुई ताबीर ने फूले हुए सांस और आवाज़ पर काबू रखते हुए कहा था, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी तो ज़रूर ही थी कि हवेली के तमाम मकीन सुन सकते। क्या कहा, कहाँ है संदिल? बस्सामी ने फिक्रमंदी से पूछा था। पता नहीं, कमरे में नहीं है। तो कहाँ गई? दाएं बाएं देखो उसे। देख लिया है, वो कहीं नहीं मिल रही है। ताबीर के चेहरे का रंग फुक था। बस्सामी खुद सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर पहुंचा था। संदिल वहां नहीं थी। क्या हुआ है, कहाँ है संदिल? रूहबानी भी वहां आया था और हवेली के बाकी मकीन भी, जो लम्हे भर में जान गए थे कि संदिल हवेली से गायब हो चुकी है। पता नहीं, वो मिल नहीं रही है, ताबीर ने कहा था। कहाँ जा सकती है वो? उसे तलाश करो, देखो उसे कहाँ है वो। बस्सामी धाड़ा था। लेकिन तलाश करें कहाँ? कुछ पता तो हो कि वो कहाँ गई है। शकीला फूफा फिक्रमंदी से बोली थी। मैं बाग में देख कर आता हूँ, शायद वहाँ ना हो, अक्सर बाग में चली जाया करती है। रूबानी कहकर बाग की तरफ चला गया था। हवेली के बाकी अफराद संदिल को पूरी हवेली में तलाश करने लगे थे। सिर्फ एक चांद थी जो खामोश सी ततून के साथ लगकर खड़ी थी। जाने के बावजूद भी उसके चेहरे पर फिक्रमंदी नहीं आ रही थी। वो जानती थी कि संदिल कहाँ है, इसलिए वो अपने चेहरे पर लाइल्मी की हैरत नहीं ला पा रही थी, जबकि बाकी के अफराद बहुत परेशान थे। हाय, कहाँ गई मेरी बच्ची? हाजी बुआ कोने में बैठकर रोने लगी थी। चांद ने उन्हें चुप नहीं करवाया था। हवेली में काफ़ी देर तक एक हलचल मौजूद रही थी। सब जो संदिल को ढूंढ रहे थे लम्हों में वापस सहन में इकट्ठे हुए थे। संदिल कहीं नहीं है। सब ने मिलती जुलती बात की थी। संदिल घर से भाग गई है। रूपानी ने वहां आकर ऊंची आवाज से बताया था। सब ने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा था। बाग में उसकी पायल गिरी हुई है, कदमों के निशान भी हैं, संदिल के भी और किसी मर्दाना जूतों के भी। वो किसी के साथ घर से भाग गई है। रूपानी ने चांद को देखते हुए कहा। बस्सामी ने गुस्सीली नजरों से चांद को देखा। क्या ये सच है चांद? वो घुर्राया। मुझे क्या मालूम बस्सामी, मैं तो तुम्हारे सामने ही कितनी देर से नीचे हूँ। क्या वो किसी को पसंद करती थी या किसी और से शादी करना चाहती थी? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता
तो वो मुझे ज़रूर बताती। तो फिर वो क्यों भाग गई? बस्सामी चीखा था और ऐसे चीखा था कि सब सहम गए थे। चांद कुछ ज़्यादा ही सहम गई थी। रूपानी जल्दी करो, वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। तलाश करो उन्हें, वो बड़ी सड़क तक भी नहीं पहुंचे होंगे। आदमी लेकर जाओ अपने साथ, उन्हें तलाश करो। बस्सामी के कहने पर रूपानी फ़ौरन से आदमी इकट्ठे करके बाहर निकला। चांद को घूरता हुआ बस्सामी अंदर उन लोगों के पास चला गया था जो निकाह के लिए जमा थे। ये सब क्या हो रहा है चांद? बस्सामी के ओझल हो जाने के बाद तीनों फूफियाँ चांद के गिर्द हुई थीं। पता नहीं, मुझे कुछ ही नहीं मालूम। तुम ये झूठ बस्सामी से तो बोल सकती हो, लेकिन हमसे नहीं। सारा फूफू ने कहा और चांद समझ गई थी कि वो वाकई में उनसे झूठ नहीं बोल सकती थी। बोलो, कहाँ है संदल? वो ऐसी लड़की नहीं कि घर से भाग जाए। यकीनन कोई और बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो, तहमीना फूफू ने कहा था। और संदल तुम्हारे साथ ऐसा भी नहीं कर सकती। वो मर तो सकती है, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती नहीं करवा सकती है। शकीला फूफू कहकर सवालिया अंदाज में चांद को देखने लगी थी। चांद चुप रही थी। वो बेचैन नजर आने लगी थी। उन मौसम के बावजूद भी उसके माथे पर पसीना आ गया था। क्या संदिल को तुमने घर से भाग जाने में मदद की है? शकीला फूफू ने पूछा था। हाँ, मैंने मदद की है। वो मीरजाद के साथ चली गई है। चांद ने इतराफ़ कर लिया था। तीनों फूफुओं ने अपना सर पकड़ लिया। ये क्या किया तुमने चांद? मेरी बेटी की खुशी मीरजाद के साथ थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की। तुम्हें ये काम आज ही क्यों करना था, जब उसका निकाह था? मैं क्या करती, मीरजाद आया ही आज था। अब देखना बस्तामी किस कदर गुस्सा होता है। इतने अमीर लोग, ऊपर से ताजर, वो तो बस्तामी को छोड़ेंगे नहीं और बस्तामी हमें नहीं छोड़ेगा। उसका गुस्सा करना बनता भी है। उसकी बहुत बेइज्जती होने वाली है। इतना अच्छा रिश्ता था ये। सारा फूफो ने शकीला की हाँ में हाँ मिलाई थी। तो फिर क्या हुआ? माना कि चांद ने बुरा किया है, लेकिन बस्तामी ने अफशीं के साथ कौन सी भलाई की है? एक तरह से बेचा है मेरी बेटी को उस बुड्ढे के हाथ। तहमीना ने गुस्से में रवानी से कह दिया था। सबने हैरत से तहमीना को देखा था और किसी की कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या कहे। हम में से कोई ये बात बस्तामी को नहीं बताएगा कि संदिल मीरजाद के साथ गई है, हाजी बुआ ने कहा। सब खामोश रहे थे। मतलब हाजी बुआ की बात मानने पर किसी को कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन चेहरों से हैरत और परेशानी नहीं जा रही थी। शाम होने तक सब मजीद भुखला चुके थे, क्योंकि बस्तामी पागल हुआ कमरा कमरा घूम रहा था। लड़कों वालों को उसने क्या कहकर रोका हुआ था, कोई नहीं जानता था। और वो अब किस इंतज़ार में थे, ये भी किसी के इल्म में नहीं था, क्योंकि बात तो यकीनन उनके कान तक भी पहुंच चुकी होगी कि संदिल घर से भाग चुकी है। शाम गहरी होने से पहले रूपानी आदमियों के साथ वापस हवेली आ गया था। संदिल का कहीं कुछ पता नहीं चला है। उसने मायूसी से कहा। बाकी किसी को तो कुछ ज़्यादा हैरत नहीं हुई थी, लेकिन पहले से गुस्से में बैठा बस्सामी जैसे शीशनाग बन गया था, जैसे सबको खा जाएगा। देखा चांद, तुम्हारी बेटी ने क्या हरकत की है। वो नाजायज़ खून था। उसने ऐसी ही घटिया हरकत करनी थी। उससे कितने आराम से कागज़ पर साइन किए और फिर यहाँ से चली गई। उसके जहन में क्या था, उसने इसकी खबर ही नहीं होने दी। उसने इतना ज़्यादा जेवर पहना हुआ था, वो सब साथ लेकर भाग गई है। कोई कुछ नहीं बोला था। कोई क्या बोल सकता था? मैं संदिल को जान से मार दूंगा चांद, मैं बता रहा हूँ। वो जब मुझे मिली मैं उसे जान से मार दूंगा। बस्सामी का गुस्सा करना बनता था। उसकी बेइज्जती हो रही थी। मेहमानों का क्या करना है? रूहबानी ने पूछा था। उन्हें वापस भेज दो। कहना कि हमने एक नाजायज़ खून को पालने की गलती की थी, उसकी सज़ा आज भुगत रहे हैं। बस्सामी की बात सुनकर रूहबानी वहाँ से चला गया था। बड़े कमरे में दबक कर बैठे सब मौजूद लोगों को मेहमानों के एक एक करके जाने का एहसास होता रहा था। कुछ सरगोशियाँ, कुछ बातें जो उन्हें कमरे में उतरती हुई महसूस हुई थी, लेकिन कुछ अंदाज़ा नहीं था कि जाने वाले क्या कुछ सुनाकर जा रहे हैं। खाने पीने की किसी को कोई होश नहीं थी। बड़ों को परेशानी थी और छोटों को खुशी कि चलो, संदिल को मीर साथ मिल गया है जो उसे चाहिए था। उसकी मर्जी नहीं थी इस रिश्ते में, तो तुमने क्यों तानिया के साथ उसका रिश्ता जोड़ा? सुहेब सोया पर चिल्लाया था। सुहेब की वालदा सोया को घूर रही थी और तानिया सजी संवरी बैठी बेआवाज़ रो रही थी। उसके आंसुओं ने उसका मेकअप खराब कर दिया था और वो बदसूरत नजर आने की बजाय बदहाल नजर आ रही थी। सुहेब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये रिश्ता उसकी मर्जी से तय हुआ था।
सोहेब के गुस्से के सामने सहमी सी सोया अपनी तरफ से वजाहतें दे रही थी। झूठ नहीं बोल रही तो फिर वो क्यों चला गया है? मुझे क्या पता वो क्यों चला गया है। तुम्हें सब मालूम है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मुझसे जिस तरह की मर्जी कसम ले लो सोहेब, ये रिश्ता उसकी मर्जी से हुआ था। क्या वो कोई हद वगैरह भी नहीं छोड़ कर गया? नहीं। मसीहत के तहत सोया ने झूठ बोला था। सोहेब दोनों हाथों में सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया था। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि अगर ये रिश्ता उसकी मर्जी से हुआ था तो फिर वो घर से क्यों चला गया है। सोहेब की वालदा ने भी अपने गुस्से का इजहार किया था। गुस्सा तो उन्हें बहुत था, लेकिन वो जोया के सामने इजहार को लाहासिल समझ रही थी, क्योंकि जो हुआ उसमें जोया का कोई कसूर नहीं था। उसने नेक नीति से अपनी नंद का रिश्ता अपने भाई के साथ करवाया था। जोया रोने लगी थी। वो सोहेब लोगों के साथ खड़ी है, इस बात का सबूत देने के लिए उसे रोना पड़ा था, जबकि उसे रोने से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मीरजाद पर और संदिल पर। उसका बस नहीं चल रहा था, वो संदिल को जान से मार दे। किसी ने उसे चुप नहीं करवाया था, और जब उसे एहसास हुआ कि रोने से उसकी कुव्वत फजूल में ज़ाया हो रही है तो वो खुद ही चुप हो गई थी। कुछ तो पता होगा तुम्हें कि कहाँ गया है मीरजाद। थोड़ा बहुत तो कुछ जानती होगी तुम। उसके चुप हो जाने के बाद सोहेब ने उससे पूछा था, क्या तुम मुझे हवेलियाँ ले जाओगे सोहेब? हवेलियाँ? सोहेब ने पूछा था, और जोया की सास ने हैरत से जोया को देखा था। हाँ, मुझे शक है कि मीर वहाँ ही होगा। वहाँ क्यों होगा? क्या मीरजाद वहाँ किसी को पसंद करता है? जोया चुप रही। जोया का चुप रहना ही उसकी शर्मसारी को वासा कर गया था। तीनों को अंदाजा हो चुका था कि मीरजाद के घर से चले जाने की वजूहात हवेलियाँ शहर से जाकर मिलती हैं। तो तुम्हें पहले से कुछ मालूम था और तुम मुझसे झूठ बोलती रही। मुझे नहीं मालूम, बस शक है मुझे। जोया झूठ पर झूठ बोलती जा रही थी, क्योंकि अभी मौजूदा वक्त का तकाजा झूठ बोलना ही था। वो सच बताकर अपने ससुराल वालों को अपने खिलाफ नहीं कर सकती थी। अभी हिकमत अमली यही थी कि वो मीर साद की हरकत पर गुस्से का इजहार करे। हम हवेलियाँ चलते हैं सुहेब, मीर यकीनन वहाँ से मिल जाएगा। मीर साद वहाँ से मिले या ना मिले, मैं अब उससे हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। तानिया ने खड़े होते हुए दो दो अंदाज में कहा था। उसने आंखों के आंसुओं को खुश्क कर लिया था और अपने अंदर जैसे एक नए अज़म को भर लिया था। सोया ने हैरत से उसकी तरफ देखा था। मेरी ज़िंदगी में अब मेरे साथ के लिए कोई जगह नहीं है। अम्मी आप और भाई आप मुझे मेरा फैसला बदलने पर बिल्कुल मजबूर नहीं करेंगे। गुस्से को रोकने की बजाय गुस्से का इजहार करती हुई तानिया कहकर वहाँ से चली गई थी। सोहेब और उसकी वालदा उसे जाता हुआ देख रहे थे। जाहिर है उन दोनों के दिल में तानिया के लिए हमदर्दी थी, और तानिया बेचारी नहीं जानती थी कि मेरे साथ अब भला कहाँ वापस आने वाला था। तानिया को मैं राज़ी कर लूँगी सोहेब, तुम प्लीज़ मुझे हवेलियाँ ले जाओ, सोया ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा था। सोहेब और उसकी वालदा ने ऐसे मुंह फेरा था जैसे सोया की बात मानने का उनका कोई इरादा ना हो। अंधेरा रात को अलविदा कर रहा था, और ये अलविदाई मुलाकात कुछ तवील थी, या शायद उस स्टोर रूम की छोटी खिड़की में इतनी सकत नहीं थी कि संदिल को वो रोशनी दिखा सकती जो बाहर सूरज के तुलू होने की नौवीद सुनाने लगी थी। संदिल ने मीर साद को देखा था, जो गैर आरामदेह जगह पर बेआरामी की हालत में लेटा सो रहा था। अब वो सिर्फ उसका दोस्त या महबूब नहीं था, बल्कि शौहर बन चुका था। अर्शादी ने खाना लाने का बहाना किया था, वो मौलवी को लेने गया था। अपने सामने उसने दोनों का निकाह करवाया था, और इस बात ने संदिल के सारे दुख जैसे पल भर में दूर कर दिए थे। खुशी के मारे वो सारी रात सो ही कहाँ सकी थी। इस खुशी में बस एक खंकर था कि ये सब चांद अम्मी के सामने होना चाहिए था, लेकिन वो जानती थी कि ऐसा चाहकर भी नहीं हो सकता था। जल्दी से दोनों बाहर आ जाओ, दिन निकलने वाला है। अर्शादी ने वहाँ आकर कहा। संदिल ने जल्दी से मिर्जाद को जगाया। रूमक रूमक कर आते नल के पानी से दोनों ने अपना मुंह धोया। अर्शादी के हाथ की बनी हुई चाय पी और जाने के लिए तैयार हो गए थे। ये लो। अर्शादी ने एक चादर संदिल की तरफ बढ़ाई। ये क्या है? चादर है, देख तो रही हो तुम। संदिल ने चादर उनके हाथ से पकड़ ली थी। इसे अच्छी तरह खुद पर ओढ़ लो, तुम्हारा लिबास काफ़ी भड़कीला है। बेहतर है तुम इसे खुद पर लपेट कर खुद को छुपा लो। उसे चादर खोलकर खुद पर अच्छे से ले ली, और तभी उसे अंदाज़ा हुआ था कि वो चादर बहुत महंगी और नफीस थी। पश्मीने पर धागे और बारीक शीशे का काम किया गया था। भला इतनी नफीस चादर अर्शादी बाबा के पास क्या कर रही थी? आपके पास कहाँ से आई ये? बस है किसी की, काफ़ी देर से पड़ी हुई थी मेरे पास। संदिल और मीरजाद खामोश रहे थे। अर्शादी ने कुछ तैयार खाना दोनों के हवाले किया। ये ले जाओ, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ भी जाओ वहाँ से चंद दिन घर से बाहर न मत निकलना।
हवेली वाले तुम्हें तलाश कर रहे हैं। जी बेहतर, मीरज़ाद ने कहा। अब तुम दोनों जाओ, बाहर इतनी रोशनी हो चुकी है कि तुम्हें रास्ते वाज़ेह नज़र आने लगे। शुक्रिया आपकी मदद का। खुदा हाफिज़। मीरज़ाद कहकर बाहर जाने को हुआ। संदिल उसके पीछे ही थी, लेकिन फिर ना जाने क्या हुआ कि दुकान में से बाहर निकलने से पहले संदिल पूरी शिद्दत से पीछे को पलटी थी और अरशादी के सीने से लग गई थी। आप बहुत अच्छे हैं अरशादी बाबा। उसकी आंखें आंसू से भर गई थीं। ये आंसू किस जज्बे के थे वो समझ नहीं सकी थी। तुम मुझे सिर्फ बाबा भी कह सकती हो। अरशादी बाबा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। ना जाने क्यों आंखें उनकी भी नम हो चुकी थीं। बाबा, और उनके सीने से लगकर वो ऐसे रोने लगी थी जैसे सच में उसे उसके सगे बाबा मिल गए हों। कुछ ऐसा ही अरशादी भी महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे संदिल उसी की सगी बेटी हो। चलो संदिल, हमें देर हो रही है। दिन निकलने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। मीरजाद ने उसका हाथ पकड़ा था और उसे लेकर दुकान से बाहर चला गया था। सूरज की रोशनी ओर से धरती को देख रही थी। अभी उसकी राजधानी में कुछ वक्त बाकी था। रात की ओर सख्तों से चिमटी हुई थी जिससे दरख्तों के रंगों को छुपा दिया था। मीरजाद खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था और वो गुमसुम बैठी दरख्तों को दूर जाता हुआ देख रही थी। दोनों के पास करने के लिए कोई बात नहीं थी। यह बातें तो बहुत सी थीं, लेकिन उसमें एक दूसरे को शरीक करना नहीं चाहते थे। दोनों जल्दी में थे, लेकिन ये जल्दी कहाँ की थी वो नहीं जानती थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो घर से भाग चुकी थी, मीरजाद के साथ थी और अब मीरजाद की बीवी थी। यही बात उसके लिए अहम थी। मीरजाद के ज़हन में क्या प्लान था वो नहीं जानती थी और अभी पूछने की उसमें सकत भी नहीं थी। वो उसे जहाँ भी ले जाता उसे भला कहाँ एतराज़ होने वाला था। दिन आहिस्ता आहिस्ता किसी नौमौलूद की तरह परवान चढ़ने लगा था। सफ़ेद रोशनी बढ़कर पीले रंग से मिलने लगी थी और ये पीला दिन कल वाले पीले दिन से जा मिला था। रात की स्याही जैसे दोनों के दरमियान से निकल गई थी। मीरजाद को अपने घर से भाग जाना याद आ रहा था और संदिल को अपना। मीरजाद तान्या के बारे में सोचने लगा था। जो भी था उसके साथ ज्यादती हुई थी और संदिल चांद अम्मी और बस्सामी बाबा के बारे में सोचने लगी थी। उसकी वजह से हवेली और बस्सामी बाबा की बहुत बेइज्जती होने वाली थी। उसके इस इक़दाम का असर उसकी कज़न्स की शादियों पर भी पड़ने वाला था। ये सारी बातें ऐसी थीं जिससे उस पर खौफ का गलबा कर दिया था। धूप तेज हो जाने के बावजूद वो कँपकँपा रही थी। क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? नहीं तो। तुम कांप रही हो। मीरजाद ने जीप साइड पर रोक ली। पीछे पड़े अपने बैग में से उससे एक जैकेट निकालकर संदिल को दी इसे पहन लो। और संदिल ने चुपचाप जैकेट को पहन लिया था, जिसमें से निकलती मीर की खुशबू उसकी वजूद पर मुसल्लित होने लगी। मीरजाद एक बार फिर से ड्राइविंग करने लगा था। हम कहाँ जाएंगे मीर? अहम बात का ख्याल उसे अब आया था। खुदा की ज़मीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो चले ही जाएंगे। फिर भी कुछ तो बोलो। वो लोग हमें तलाश कर रहे होंगे। किसी ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ हमें कोई तलाश न कर सके। ऐसी ही जगह पर जा रहे हैं हम। कहाँ? वहाँ तुम पहले भी जा चुकी हो। परेशानी में मीरजाद ने मुस्कुराते हुए कहा था। संदिल ने कुछ न समझते हुए उसे देखा था, फिर उसने रास्ते पर गौर किया था। ये रास्ता उसे शनासा लगा था। वो यहाँ पहले भी आ चुकी थी। क्या हम ठंडियानी जा रहे हैं? हाँ। मीर ने मुस्कुराते हुए कहा था और संदिल ने सुकून का एक सांस लिया था। वो ऐसी जगह थी कि दोनों के वहाँ होने की वाकई ही में किसी को खबर नहीं होने वाली थी। संदिल ने वो नामुकम्मल घर देखा हुआ था। उसने उस घर में जिंदगी बिता देने के ख्वाब देखे थे। अब ख्वाब पूरे होने जा रहे थे। क्या वो घर मुकम्मल हो चुका है? नहीं, हम उसे मिलकर मुकम्मल करेंगे। मीरजाद ने उसकी तरफ देखते हुए प्यार से कहा। संदिल दिल से मुस्कुराई। सारी परेशानियां, दुख खत्म होने जा रहे थे। वो नहीं जानती थी कि उससे चांद अम्मी के लिए कितनी परेशानियां बढ़ा दी थीं। बाहर सूरज पूरी आबोताब से निकल आया था, लेकिन दुकान में इतना अंधेरा था जैसे ही रात की दोस्त हो। अरशादी ने कोई बत्ती नहीं जलाई थी। वो कितनी ही देर से स्टूल पर बैठा हुआ था। संदिल जा चुकी थी और उसके आंसुओं की नमी अरशादी के लिबास पर उतर चुकी थी। संदिल के वजूद से उठती महक भी अरशादी के वजूद पर काबिज हो चुकी थी। उसकी कोई बेटी नहीं थी, उसने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन अगर उसकी कोई बेटी होती तो यकीनन संदिल जैसी ही होती। लेकिन किसके वजूद से? वो तो एक मुजरद मर्द था। स्वामी जी ने उसे शादी ना करने का कहा था। उसने भी आज तक किसी औरत में दिलचस्पी नहीं ली थी, हत्ता कि आमना में भी नहीं, जो उस पर जान छिड़का करती थी, जिसका सारा दिन का बस एक ही मशगला था,
छुप छुप कर अरशादी को देखना। वो बनसवाड़ी इलाके में चला जाया करता था, अपने कागज़ और कलम लिए। वो वहाँ साइचे बनाया करता था, जंतरियाँ बनाया करता था और आमना छुप कर उसे देखा करती थी। आमना के लिए वो पल जन्नत जैसे होते थे। वो उनसे निकलना ही नहीं चाहती थी। ना जाने वो कौन सा कमज़ोर लम्हा था जिसमें उसने आमना से शादी का वादा कर लिया था। एक ऐसा वादा जिसे वो कभी नहीं निभा सका था। और वो अलविदाई मुलाकात तो क़यामत थी, जब आमना की पशमीने की चादर इरशादी के घर में ही गिर गई थी। इरशादी ने सालों उस चादर को संभाल कर रखा था। बिलाखिर आज उससे आमना की आखिरी निशानी भी संदिल को दे दी थी। ना जाने उसे ऐसा मजबूरी में किया था या कुदरत ने उससे ये काम करवाया था। वो नहीं जानता था कि चीज़ उसके असल हकदार तक पहुंच चुकी थी। सितंबर का महीना शुरू हो चुका था। धूप में दिन ब दिन कमी होने लगी थी। सर्दियों की आमद थी। पहाड़ी इलाकों पर तो वैसे भी सर्दियां जल्दी शुरू हो जाती हैं। उसने सुना था कि बहुत जल्द काराकोरम जाने वाले रास्ते बंद हो जाएंगे। उसके दोस्त ने बताया था कि पहली बर्फबारी होने की देर होती है और फिर वहां तक जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। अंग्रेज़ लोग इन मामलात में बहुत सख्त थे। उनकी तो मिन्नत करके भी इजाज़त नहीं ली जा सकती थी। इसलिए अब वो बहुत जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। पहली बर्फबारी होने से पहले पहले वो जाने के लिए सामान पैक कर रहा था। छोटे से बैग में अपने बहुत से कपड़े डाल रहा था। ना जाने वहाँ कितने दिन ठहरना था उसे, साल, 2 साल या शायद उससे भी ज़्यादा। सब घर वालों ने उसके जाने की मुखालफत की थी। भला अपना शहर छोड़कर कौन इतनी दूर जाता है? जाना भी है तो कमाने के लिए जाता है या कुछ सीखने के लिए जाता है, किसी मकसद के लिए जाता है। जादू सीखने कौन जाता है? और शादी उन्हें 1000 बार समझा चुका था कि हाथ पढ़ने का इल्म, माथे पढ़ने का इल्म जादू नहीं कहलाता। लेकिन उसके कम पढ़े लिखे वालिदैन और बहन भाई उसे जादू से ही छोड़ रहे थे, जो उनकी नज़दीक गलत होने के साथ साथ हराम भी था। बहुत समझाने के बाद भी अरशादी नहीं समझा था, तो सबने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। वो उसके फैसले में उसके साथ तो नहीं थे, लेकिन मुखालफत भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उसकी वालदा ने उसके लिए खाने की ऐसी बहुत सी चीज़ें तैयार कर दी थी जो वो वहाँ जाकर खा सकता था। उसके वालिद ने उसे एक हदीर रकम दी थी वहाँ जाकर खर्च करने के लिए। और अब सबकी रजामंदी या गैर रजामंदी से वो जा रहा था, यहाँ से बहुत दूर पहाड़ों में, जहाँ उसे एक सवामी जी का मालूम पड़ा था, जो उसे उसका मतलूबा इल्म सिखाने में उसकी मदद कर सकते थे। वो वहाँ जाने के लिए बहुत पुरजोश था। उसे किसी का ख्याल नहीं किया था, ना घर वालों का और ना ही आमना का। हाला, कहाँ हो तुम? और हिलाफे तवक्का कमरे से बाहर आमना की आवाज़ गूंजी थी। खुले दरवाजे से वो घर के अंदर चली आई थी। वक्ती तौर पर अरशादी घबरा गया। इधर आ जाओ आमना। अरशादी ने आवाज़ दी थी। आमना आवाज़ के समेत उससे कमरे तक आई थी, हाथ में कोई थाल पकड़े जो क्रोशिये के रुमाल से ढका हुआ था। वो जब जब अरशादी के घर आती थी, खूब सच सच कर आती थी। अरशादी के गोरे रंग के सामने उसे अपना स्याह रंग बहुत दुख पहुंचाया करता था। वो चाहती थी कि वो हर सूरत अरशादी को पसंद आ जाए। अगरचे उससे शादी का वादा कर लिया था, लेकिन मर्दों का क्या है, कब अपने वादे से फिर जाए। इसलिए वो अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं आने दिया करती थी। आज भी उसे हल्के पीले रंग की फ्रॉक पहनी हुई थी, जिस पर स्याह धागे से बेलबूटे बनाए गए थे। स्याह दुपट्टा गले में था और कंधों पर उससे पश्मीने की चादर लिपटी हुई थी, जो उसकी माँ ने उसके दहेज के लिए संभाल कर रखी हुई थी और जिसे वो माँ से नजरें बचा कर ले आई थी, और जिस पर इंतहाई नफासत से धागे और शीशे का काम किया गया था। मैं ये खीर लाई थी, हाला कहाँ है? वो घर से बाहर है। तुम रसोई में जाकर हमारे किसी बर्तन में घी डाल दो। अच्छा। आमना रसोई की तरफ जाने लगी थी और फिर जाते जाते रुकी। अरशादी जो काम कर रहा था उस पर उसका ध्यान देर से पड़ा। तुम तुम क्या कर रहे हो? देख तो रही हो कि अपने कपड़े पैक कर रहा हूँ। कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, यहाँ से बहुत दूर पहाड़ों में। पहाड़ तो यहाँ भी हैं, हवेलियाँ में। यहाँ के पहाड़ बहुत छोटे हैं। मैं ऊंचे पहाड़ों पर जा रहा हूँ जो बर्फ से ढके हुए हैं। ठीक है, खैर से जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। बकरा ईद हमारे साथ ही करना। आमना बेचारी अभी भी मौके की नज़ाकत को नहीं समझी थी। अरशादी उसे देख कर रह गया था और अरशादी के देखने में ही कुछ ऐसा था कि आमना कुछ सहम सी गई थी। उसकी छठी हिस्स ने उसके असाब पर खतरे की घंटी बजाई थी। तुम कब तक वापस आ जाओगे अरशादी? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं?
इंसान को अपने फैसलों का इल्म होता है। शायद साल बाद या शायद 2 साल बाद, कुछ कह नहीं सकता। अरशादी ने कहा था और अगले ही पल आमना के हाथ में मौजूद खीर का थाल उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर जा गिरा था। अरशादी ने पहले थाल और फिर उसकी तरफ देखा था। आमना की हालत ऐसी थी जैसे उसे किसी ने मौत की खबर सुना दी हो। तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने लंबे अरसे के लिए जा रहे हो? किस लिए? इल्म सीखने के लिए। हाथ की लकीरों का इल्म। आमना ने कुछ तंज कहा था। ये पहली बार था कि उसे इरशादी की जुस्तजू पर तंज किया था। बात उसकी मोहब्बत पर जो आ गई थी। अच्छा तो देखो मेरा हाथ, बताओ मेरी किस्मत में मजीद तुम्हारा कितना इंतज़ार लिखा है। आंसू भरी आंखों के साथ उससे अपना हाथ उसके आगे किया था। इरशादी ने सर झुका लिया। बोलो इरशादी। मैंने तुम्हें कभी मेरा इंतज़ार करने को नहीं कहा। मेरी मंजिल हमेशा से ही कुछ और थी रही है। लेकिन मेरी मोहब्बत की मंजिल तुम रहे हो। वो तुम्हारा मसला है आमना, मेरा नहीं। उसे खुदगर्जी से कहा था। इल्म की जुस्तजू ने उसे खुदगर्ज बना दिया था। आमना का खून खुश्क होने लगा था। खुदा के लिए इरशादी, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। तुम जा रहे हो, मेरे घर वाले तो जल्द से जल्द मेरी शादी करना चाहते हैं। तो तुम कर लो किसी और से शादी, मैं नहीं रुक सकता। शादी भड़का था। आमना ने शदीद हैरत से उसे देखा। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। हाँ किया था, मजबूरी में कर लिया था। तुमने इतना दबाव डाला कि मुझे तुमसे शादी का वादा करना पड़ा। तुम हर वक्त मेरे आसाब पर सवार रहती थी। मैं दरख्त के नीचे बैठा होता और तुम दरख्त के पीछे से छुपकर मुझे देखती थी। कोई लम्हा ऐसा नहीं था जब तुमने मेरा साया बनने की कोशिश न की हो। मैं वादा कैसे न करता, लेकिन फिर भी मैं वादा खिलाफी नहीं कर रहा। तुम मेरा इंतज़ार कर सकती हो तो ठीक है, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे लाजमी जाना है। इरशादी ने दो टोक अंदाज में अपना फैसला सुना दिया था। आमना के आंसू मजीद तवातर से जारी हुए थे। उससे भला अपनी जिंदगी का तस्वुर इरशादी के बिना किया ही कब था। इरशादी में मर जाऊंगी, खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। अच्छा एक काम करो, तुम मुझे भी साथ ले जाओ, मैं वहाँ रह लूँगी, पहाड़ों में तुम्हारे साथ। जैसे मर्जी हालात हो वहाँ मैं रह लूँगी। मैं तुम्हें वहाँ लेकर नहीं जा सकता, वहाँ सिर्फ मर्द रहते हैं। फिर ऐसा करो कि मुझसे शादी कर लो, तुम मुझे यहाँ ही छोड़ जाना, मैं हाला के साथ रह लूँगी। तुम आराम और सुकून से अपना शौक पूरा करना, चाहे 2 साल लगे या 3 साल। मैं तुम्हें वापस आने का बिल्कुल नहीं कहूँगी। मैं शादी भी नहीं कर सकता हूँ। इरशादी ने कहा था। आमना ने उसकी तरफ देखा था कि अब इसमें ऐसा क्या मसला है। स्वामी जी किसी शादीशुदा को अपने पाठशाला में रहने की इजाज़त नहीं देते हैं। वो सिर्फ उन्हीं मर्दों को अंदर दाखिल होने की इजाज़त देते हैं जिन्होंने औरत के जिस्म को हाथ तक न लगाया हो। नजरें झुकाए उससे कह दिया था और आमना का चेहरा ऐसे उतरा था जैसे सारी बासियां हार गई हो। मुझे माफ़ कर देना आमना, मुझे माफ़ कर देना। आमना ने कुछ नहीं कहा था। वो बस वहाँ से भागी थी तेजी से, अपना थाल और रुमाल वहाँ ही भूलकर। वो जितनी तेजी से भाग सकती थी भाग गई थी। पर शादी से उस कदमों से उसके पीछे हुआ था। वो उसे रोक नहीं सकता था, रोकना चाहता भी नहीं था। घर के दरवाजे से बाहर निकलने से पहले आमना की चादर वहाँ ही गिर गई थी दरवाजे की दहलीज पर। इरशादी ने उसे उठा लिया था। आमना उस चादर को वापस लेने आएगी या नहीं, वो नहीं जानता था। इरशादी 3 साल के बाद वापस लौटा था। वो बहुत खुश था, उससे काफ़ी कुछ सीख लिया था। स्वामी जी ने अपने इल्म का बहुत बड़ा हिस्सा उसके अंदर उतारा था। वो भी उनका एक फर्माबरदार शागिर्द साबित हुआ था। उनकी बातें उसके लिए हुक्म का दर्जा हुआ करती थीं। इरशादी तो जैसे सांस भी उनसे पूछ कर लिया करता था। यही वजह थी कि वापस आते वक्त स्वामी जी ने अपनी बहुत सी नादर किताबें भी तोहफे में उसे दे दी थीं। इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। पाकिस्तान बन चुका था, हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका था, धरती का बंटवारा हो चुका था, दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हो चुकी थी। स्वामी जी अपना पाठशाला कराकरम की पहाड़ियों से उठाकर हिमालय की पहाड़ियों पर ले गए थे। मजबूरन इरशादी को वापस हवेलिया में आना पड़ा था, अपने शहर, अपने घर, जहाँ दरख्त, चरिंद परिंद तो वैसे ही थे, इंसान भी शायद वैसे ही थे, लेकिन उनके मुकाम तब्दील हो चुके थे। इन 3 सालों में इरशादी ने अपने घर वालों को बहुत से खत लिखे थे और तकरीबन हर खत में आमना के बारे में पूछा था, लेकिन घर वालों ने उसे आमना के बारे में कुछ नहीं बताया था। बल्कि इरशादी की वालदा ने तो एक खत में साफ साफ लिख दिया था कि वो फिर से आमना के बारे में कुछ ना पूछे। अगर उसे आमना कितनी ही फिक्र है तो यहाँ आकर उसकी खबरगिरी कर ले। और यहाँ आकर उसे जो कुछ पता चला था वो उसके दिल की खाल सुकेड़ देने के लिए काफ़ी था।
इस शादी के काराकोरम के पहाड़ों पर जाने के चंद माह के बाद आमना की शादी हो गई थी, अपने ही जैसे एक मर्द के साथ, जिसके चेहरे का रंग काफ़ी पक्का था। शादी के साल भर बाद उसके घर एक खूबसूरत बेटी ने जन्म लिया था। बेटी की खूबसूरती पर पहले से शक करती सास को आमना पर यकीन हो चुका था कि ये लड़की अपने शोहर के साथ बावफा नहीं है और बच्ची उसके बेटे की नहीं है। आमना ने यकीनन कहीं जाकर मुंह काला किया है। आमना और शादी का किस्सा तो कुछ कुछ सभी को मालूम था। आमना की लाख वजाहतें देने और मिन्नतें करने के बावजूद भी उसकी सास ने उसे घर से निकाल दिया था। शोहर ने तलाक तो दे ही दी थी, साथ ही साथ बच्ची को भी छीन लिया था। कहते हैं कि उसने बच्ची को जान से मार दिया था। फिर वो सारा घराना बंगाल चला गया था। और आमना? फिर शादी ने माँ से पूछा था। आमना अपने घर वापस आई तो उसके अपने घर वालों ने भी उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। उनका भी ख्याल था कि आमना ने बदकारी की है। अब आमना कहाँ है? अब आमना का कुछ पता नहीं है, कोई नहीं जानता वो कहाँ है। महीनों बाद उसका चेहरा देखने को मिलता है। कहते हैं कि जहन से कुछ हल्की हो चुकी है। हंसती है तो हंसती चली जाती है, रोती है तो रोती चली जाती है, अपने आप से बातें करती है और बिला वजह कहके लगाती है। इरशादी की वालदा ने बहुत ठगे चुके अल्फाजों में इरशादी को बताया था कि असल में आमना पागल हो चुकी है और इरशादी जानता था कि आमना के पागल हो जाने में उसका हाथ है। बाहर सूरज पूरी आबोताब से निकल आया था, लेकिन दुकान में इतना अंधेरा था जैसे ये रात की दोस्त हो। इरशादी ने कोई बत्ती नहीं जलाई थी। वो कितनी ही देर से स्टूल पर बैठा हुआ था और मासी को खोज रहा था। दुकान के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। इरशादी मासी के ख्यालों से बाहर आया था। कौन है? आ जाओ अंदर। आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और एक नौ उम्र लड़का दुकान में दाखिल हुआ। कुछ डरा सहमा हुआ लड़का। आप इरशादी बाबा हैं? हाँ, थोड़ी देर के बाद आना। इतनी सुबह सुबह मैं किसी को कुछ नहीं बताता हूँ। मैं हाथ दिखाने नहीं आया हूँ। तो फिर किस लिए आए हो? मैं आमना का पता करने आया हूँ। उससे कुछ झिझकते हुए कहा। आमना? उसके बारे में मुझे क्या मालूम होगा? उन्होंने कहा था कि हवेलिया में आमना ना मिले तो इरशादी से उसके बारे में पूछ लेना। किन लोगों ने कहा था? इरशादी पापा को उस अजीबोगरीब लड़के की अजीबोगरीब बातों पर हैरत हुई थी। आमना के साबका शौहर और उसके ससुराल वालों ने। इरशादी उछलकर स्टूल से उतरा और लड़की के पास आया। क्या बात है? उसके साबका शौहर का इंतकाल हो चुका है। उसने कहा है कि आमना तक खबर पहुंचा दो कि उसने उसकी और इरशादी की बेटी को जान से नहीं मारा था। वो मेरी बेटी नहीं थी। मैं तो उन दिनों में कराकोरम की पहाड़ियों पर था। इरशादी से छोकर चलाया था। वो सब मैं नहीं जानता। बहरहाल वो लड़की जिंदा है। आमना को ये बात बता दीजिएगा। कहाँ है वो लड़की? उन्होंने कहा है कि उन्होंने लड़की को लक्ष्मी हवेली की दहलीज पर छोड़ दिया था। इरशादी चुप हो गया था। लड़का कुछ देर उसके बोलने का मुंतज़िर रहा। मुझे बस यही पैगाम देना था। मैं अब चलता हूँ। आमना को बता दीजिएगा उसकी लड़की लक्ष्मी हवेली में है। लड़का कहकर दुकान से बाहर चला गया था और इरशादी ज़हन पर जोर डालने लगा कि लक्ष्मी हवेली का नाम अब क्या है। और फिर जैसे ही उसके जहन में एक चमका हुआ था दीन हवेली। और फिर साथ ही दूसरा धमाका हुआ था। संदिल। तो संदिल आमना की बेटी थी। ये ऐसी बात थी जिसने बेहक वक्त इरशादी को 3-4 तरह के जज्बात से मखलूब कर दिया था। खुशी, दुख, हैरत, मलाल। आमना की बेटी मिल चुकी थी। वो संदिल थी जो उसके पास कई बार आ चुकी थी, जिसका निकाह कल रात उससे अपने सामने करवाया था और अब दोनों ही गायब थीं। संदिल मीरजाद के साथ गुमनाम जगह पर जा चुकी थी। उसकी वापसी ना जाने कब होने वाली थी और आमना उसको भी देखे हुए कई दिन बीत चुके थे। संदिल उसके पास आती रही और वो उसे पहचान ही ना सका। कहाँ गया उसका इल्म, कहाँ गई वो रियासत, वो शागिर्दी। और सालों बाद इरशादी को लगा उससे जो सीखा था सब बेकार हुआ। हवेली के दरवाजे पे दस्तक हुई थी और किसी ने इतनी जोर से दस्तक दी थी कि ऐसे जैसे बाहर वाला जंग करने के लिए आया हो। रात के जागे हुए हवेली के सारे ही मकीन बाहर सहन में इकट्ठे हो गए थे कि सुबह ही सुबह ये ऐसा कौन आ गया था। हाजी बुआ ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और सोया दरवाजे को धक्का मारकर अंदर दाखिल हुई थी। उसके चेहरे पर सख्ती नजर आ रही थी। उसके पीछे सोहेब भी था। संदिल कहाँ है? उसने आते ही पूछा। कोई क्या जवाब देता? संदिल के बारे में तो किसी को मालूम ही नहीं था कि वो कहाँ है। कहाँ है संदिल? वो भड़की थी। बुलाएं उसे। वो घर पर नहीं है। कहाँ गई है? कहीं बाहर गई है। बाहर गई है या घर से भाग गई है? वो गुस्से से घुर्राई। बस्सामी अपने कमरे से निकलकर बाहर आया। कौन हो तुम? मीरजाद की बहन, जिसको इस घर की लड़की ने वर्गलाया है। संदिल ने?
जी, उसी ने वर्गलाया है मेरे भाई को। कल निकाह था मेरे भाई का और वो घर से भाग गया है। यकीनन वो इसी हवेली में है। वो इस हवेली में नहीं हो सकता क्योंकि संदिल भी इस हवेली में नहीं है। समझ गई, तो दोनों साथ में भागे हैं। लेकिन वो साथ में क्यों भागेंगे? बस सामी को अधूरा किस्सा मालूम था, इसलिए वो कुछ नहीं समझ रहा था। मैंने संदिल को अपनाने से इनकार जो कर दिया था, क्योंकि वो एक नाजायज़ हूंजो है। सोया तेज लहजे में बोली। बस सामी तो जैसे खामोश होकर रह गया था। बोलिए चांद अम्मी कहाँ है वो? सोया तीखे लहजे में पूछा। बस सामी समेत बाकी सब भी चांद को देखने लगे। मुझे क्या मालूम? तो फिर किसे मालूम होगा? कल उसका भी निकाह था लेकिन वो भी घर से जा चुकी है। इसे घर से भाग जाना कहते हैं। माँ बाप के मुंह पर कालक मलकर भाग जाना। लेकिन सच, उसके तो माँ का बाप का पता ही नहीं है। ना जाने बाप कौन है और माँ, उसका भी इल्म नहीं। जोया तंसिया बोलती जा रही थी। क्या आपने जाने दिया है दोनों को? आपकी प्लानिंग थी ये। मैं ऐसा क्यों करूंगी जोया? संदिल की खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं। चांद, क्या सच में ऐसा है? संदिल को भगाने में तुमने मदद की है? बस्सामी धाड़ा। नहीं बस्सामी, सच में मुझे नहीं मालूम कि संदिल कहाँ है। तो फिर मैं पता चलवा लूंगी। फिक्र मत करें आप। और बहुत जल्द पता चलवा लूंगी। जोया बस्सामी की तरफ हुई थी। और जैसे ही पता चलेगा आपको भी बता दूंगी। फिर आपने जो उसका करना हो कर लीजिएगा। जोया वहां से वापस जाने के लिए मुड़ी और फिर कुछ ख्याल आने पर पलटी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर संदिल आपसे राब्ते में है तो उसे कह दीजिएगा। मैं उसे हरगिज़ कबूल नहीं करूंगी। उससे अगर मीर से शादी भी कर ली हुई तो फिर भी मेरे बाप के घर में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी। उसे मीर से आखिर में तलाक ही लेना होगी। जोया ने कुछ इस अंदाज में कहा था कि चांद डर गई। फिर जोया और सोहेब जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए थे। जोया की बातों पर चांद का दिल होलने लगा था। बाकी आइंदा माँ इंशाल्लाह।